चलिए, तो हम लोग को देखना था, अपन ने इलास्टिक कोलिजन देख चुके थे, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन भी देख चुके थे, और इवन ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन भी देख चुके थे. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन. प्लीज टेल मी द टाइटल नंबर. 6.7.4. 6.7.4 head on in elastic collision. ठीक है, अब देखिए भाई, बाय डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जैसे कि आपने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन के अनुसार कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बेटा इधर देखो, क्लास चालू है ना तो बातें नहीं. जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला आता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 आता है, इजंट इट. अब U1 माइनस U2 को आप इधर ले लो, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ U1 माइनस U2 हो जाएगा, और आप V1 को उधर ट्रांसफर कर दो. Therefore V2 is equals to V1 plus E U1 minus U2. इसे आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं V1 is equals to V2 minus E U1 minus U2. इसे आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, है ना. अब ये मेरे पास इक्वेशन V1 और V2 की वैल्यूज आई है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ये जो वैल्यू आई है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले से आई है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां पर लगाता हूं तो आप लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2. और इस स्टेज पे मैं ऐसा सोच के चलता हूं कि शायद आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है u1 u2 v1 v2 क्या है. u1 इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, v1 इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टारगेट. अगेन u2 इज सॉरी फिर से आते हैं. u1 इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, u2 is initial velocity of target, v1 is final velocity of projectile, v2 is final velocity of target, m1 is mass of projectile और m2 is mass of target. वंस अगेन बता दूं, प्रोजेक्टाइल कौन होता है? जो हिट करता है आके उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और आप जिसे हिट करते हैं उसे आप टारगेट कहते हैं. इजंट इट? सही है, ठीक है. अब ये बात तो समझ में आ गई. अब ऐसा है कि पिछली बार की तरह अगर मुझे चाहे इलास्टिक कोलिजन हो या चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, अगर मुझे m1 m2 u1 u2 और v1, मैंने क्या कहा, m1 m2 u1 u2 और v1 निकालना. v1 दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है, समझ में आया ना. m1 m2 u1 u2 और v1 दिया हुआ है और v2 पूछा हुआ है, तो मैं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं. या v2 देकर v1 पूछा हुआ है तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं. बट अगर मान लो पिछली बार की तरह, अगर मान लो कि m1 u1 m2 u2 दिया हुआ है मगर v1 नहीं दिया और उसने v2 पूछ लिया, तो क्या करूंगा मैं? तो जैसे कि याद है अपन ने एक फॉर्मूला डिराइव किए थे v2 के लिए, m1 माइनस m2 n2 m2 अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा फिर प्लस ट्वाइस ऑफ m1 u1, जो भी था अपन ने फॉर्मूला डिराइव किए थे ना अपन वेलोसिटी का. तो अब वो फॉर्मूला हमें फिर से चाहिए, तो अब वो कैसे निकालेंगे?
तो वेरी सिंपल, आपको करना ये पड़ेगा, जैसे कि मान लो मुझे V1 की फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ से मैं V2 का वैल्यू उठाऊंगा और इस इक्वेशन में डाल दूंगा। फिर लंबे चौड़े कैलकुलेशन के बाद एक फॉर्मूला आएगा। अब वो फॉर्मूला क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 3 ये इक्वेशन कुछ ऐसा आने वाला है, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस E टाइम्स ऑफ M2 अपॉन M1 प्लस M2 इन ब्रैकेट U1 प्लस 1 प्लस E टाइम्स ऑफ M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। तो है ना, एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया, है ना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बिल्कुल याद रखने में बड़ा आसान है ना। तो ये इस तरह का फॉर्मूला आएगा कैलकुलेशन। आप खुद सोच सकते हैं कि जब ये फॉर्मूला इतना डेंजर है तो उसको कैलकुलेशन क्या होगा हाल, है ना, रहने तो बोले। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप क्या करेंगे कि अगर 1 and 3 हाँ बराबर है। अब इक्वेशन नंबर, अगर सपोज करो इसी इक्वेशन में मैंने V1 की वैल्यू डाल दिया, है ना, ये पूरा लंबा चौड़ा इक्वेशन मैंने ये V1 का यहाँ डाला और उसको लंबा सॉल्व किया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम 2 and 3। अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, V2 इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस E टाइम्स ऑफ M1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, फिर U1 प्लस M2 माइनस E टाइम्स ऑफ M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2। तो ये फॉर्मूला रहेगा, है ना। तो इस तरह से, और अगर सपोज करो अगर आप मान लो ये इलास्टिक कोलिजन है तो आपको E की वैल्यू बस 1 डाल के देखना है ना। तो वो देखो पुराना वाला फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा फिर कोएफिशिएंट ऑफ वो क्या कहते हैं इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आएगा यहां पर इस तरह से, इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। 99% चांसेस ऐसे है कि ये फॉर्मूला तुमको रिलेट ना हो पाए, मतलब एग्जाम में ना आ पाए, चांसेस है, क्योंकि थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो एग्जामिनर्स को भी इस बात का ख्याल है, वो ध्यान रखते हैं कि ठीक है नहीं ज़रूरत ही ना पड़े इस चीज़ की। मगर भाई एक आध बार तुम्हारी किस्मत खराब हो गई, है ना, सामने वाला एक ऐसा है कि भाई बहुत ही तुमसे खुन्नस निकाल के आया हुआ है, ऐसा पेपर सेट किया कि इनको तो अड़ाना है ना, तो भाई फिर वो डाल सकता है वो सारी चीज़ें, है ना। अहमद सामने बैठने का है, हाँ आज मिलिट्री कट में तो अच्छा लगा, चल आजा बैठ जा सामने, चल आजा, फिर बड़बड़ मत करना। हाँ तूने कमेंट पास किया अगला तो समझे तू सामने बैठेगा परमानेंटली, है ना। देखो को प्रिविलेज दे रहा हूँ तेरे दोस्तों के साथ बैठने का, तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना। चलो ठीक है, हुआ बेटा। अब इसमें हमें एक स्पेशल कंडीशन को पढ़ना है। स्पेशल कंडीशन जिस बार पिछली बार की तरह ही है स्पेशल कंडीशन। ये क्या स्पेशल कंडीशन है, तो देखो बेटा यहां पर M1 इज इक्वल्स टू M2 है, जिसको आप M भी डाल सकते हैं, और टारगेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो स्पेशल कंडीशन क्या है, M1 और M2 दोनों क्या है, सेम है, और टारगेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो फिर भाई हम लोग कहेंगे अब ये जो फॉर्मूला है जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, बोले वो क्या फॉर्मूला हो जाएगा फिर, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस 0, है ना। तो देखिए आपने समझा, ये आपने क्या किए कि आपने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिखे पहले तो, और उस फॉर्मूले के अनुसार U2 की वैल्यू तो क्या है, 0 है। तो भैया फिर अब ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन U1। तो चलो ठीक है भाई, अब इसको इधर ला लो। therefore V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ U1। therefore V2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस E टाइम्स ऑफ U1।
इसे चलो मैं इक्वेशन नंबर 6 दे देता हूँ अभी का फिलहाल। इक्वेशन नंबर 6, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस ई टाइम्स ऑफ u1, या फिर एक इसका जरूरत पड़ेगा क्या, इसको मिला कर देता हूँ, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ मैं एज अ इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का हो चुका है ना। अब इस स्पेशल कंडीशन में मैं क्या करने वाला हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने वाला हूं इस स्पेशल कंडीशन में। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा डाला तो क्या होगा। तो जैसे कि मैं जानता हूं कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 होता है। तो अब ऐसा हो जाएगा ये mu1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू mv1 प्लस mv2। अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या, तो बोले मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर u1 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। ठीक है, तो अब हमारे पास यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस तरह का ये सॉल्व फॉर्मूला आएगा। इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब अगर मेरे को यहाँ पर करना ये है, मुझे फॉर्मूले बनाना है v1 और v2 के ना। हाँ, तो एक काम करो, यहाँ से v2 की वैल्यू उठाओ और यहाँ डाल दो। इक्वेशन नंबर 6 में से v2 की वैल्यू उठाओ और यहाँ डाल दो। तो देयरफॉर फ्रॉम 6 u1 जैसे कि वैसी है, उसको कोई छेड़खानी नहीं, v1 जैसे कि वैसी है, उसको कोई छेड़खानी नहीं, v2 की वैल्यू हमने उठाया और इधर डाला। तो v1 प्लस ई टाइम्स ऑफ u1, ये समझ में आया बेटा आपको, है ना। अब चलो ब्रैकेट को ओपन करो, तो v1 प्लस v1 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ v1 प्लस ई टाइम्स ऑफ u1। बोले बिल्कुल सही है। अब एक काम करो, ये भी u1 यहाँ पर भी u1, चलो एक काम करो इसको दला लो। तो u1 इज इक्वल्स टू, या नॉट u1 इक्वल्स टू u1 माइनस ई टाइम्स ऑफ u1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v1। u1 को कॉमन निकालो, देखो v1 इज इक्वल्स टू 1/2, u1 को हम इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस ई टाइम्स ऑफ u1। तो इसे दे दो इक्वेशन नंबर 8। बात समझ में आएगी बेटा, है ना। इसमें से u1 कॉमन निकाले तो क्या बचा, 1 माइनस ई, और ये वाले 2 को इधर लेके जो मल्टीप्लिकेशन में था इसके साथ, तो ये आ गया डिवीजन में, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ई टाइम्स ऑफ u1। चलो ये आ गया हमारे पास v1 का इक्वेशन। सिमिलरली मैं क्या करने वाला हूं, जैसे कि आपने देखा कि यहां पर पीछे अभी आपने क्या किए थे, v2 की वैल्यू उठाए थे और यहां पर डाले थे कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 7 में, है ना। v2 की वैल्यू यहां से उठाकर आपने यहां डाले और आपको v1 की एक इक्वेशन मिली। अब सेम फॉर्मेट आप दोहराने वाले हैं, फिर से यहां से उठा के इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे, मगर इस बार v2 की वैल्यू नहीं डालेंगे, इस बार v1 की वैल्यू डालेंगे। तो बोले v1 की वैल्यू क्या रहेगी, तो बोले v1 की वैल्यू रहेगी v2 माइनस ई टाइम्स ऑफ u1 रहेगी, है कि नहीं। अगर मैं यहां पर v1 को अकेले छोड़ दूं और इस ई टाइम्स ऑफ u1 को इधर ला लूं, तो v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना, v2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा, सॉरी v1 इज इक्वल्स टू v2 माइनस ई टाइम्स ऑफ u1। इसे देना चाहिए प्रॉपरली इक्वेशन नंबर 6 दोनों को मिलाकर। तो मैं कहूंगा कि ठीक है भाई, हमने क्या करें इस बार, कि हमने इस बार यहां पर v1 को अकेला छोड़ दिए, ई अपॉन u1 को इधर लेकर आ गए, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन गया। तो जब मैं v1 की वैल्यू उठा के इधर डालूंगा, फिर मैं लिखूंगा अगेन फ्रॉम 6 एंड 7, तो भाई u1 जैसे के वैसे ही v1 के जगह कौन आ गया, v2 माइनस ई टाइम्स ऑफ u1 प्लस v2। तो चलो अब क्या हुआ, u1 v2, देखो ये v2 प्लस v2 क्या हो जाएगा, ट्वाइस v2 माइनस ई टाइम्स ऑफ u1। तो ट्वाइस ऑफ v2 इज इक्वल्स टू u1 प्लस ई टाइम्स ऑफ u1। ट्वाइस ऑफ v2 इज इक्वल्स टू, फिर u1 को करो कॉमन, क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई।
ठीक है, फिर अब आगे इसमें क्या, फिर हम इसको यहां कह सकते हैं therefore आपका V2 इज इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस ई टाइम्स ऑफ U1। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 9। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या बेटा 9। अब ऐसा है कि देखो ये इक्वेशन नंबर 8 इक्वेशन नंबर 9 दोनों वेलोसिटीज की इक्वेशन है। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, इक्वेशन 8 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 9, तो जब मैं इक्वेशन 8 को डिवाइड करूंगा इक्वेशन 9 से, यानी कि जब मैं V1/V2 करूंगा तो क्या होगा बेटा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, U1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, इजंट इट 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे वेलोसिटीज का रेशियो पूछा जाता है, उसका फॉर्मूला पूछा जाता है 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। ये फॉर्मूला अगेन आपको देखने को मिलेगा, इसी किस्म का एक और फॉर्मूला आपको फिर से देखने को मिलेगा ग्रेविटेशन चैप्टर में। ग्रेविटेशन चैप्टर में केप्लर्स लॉ करके एक टॉपिक आता है ना, वहां पर वेलोसिटी एट पेरिजी एंड वेलोसिटी एट अपोजी उसका रेशियो आता है, और ऐसे कुछ आता है 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो कई बार लोग समझते हैं शायद उससे रिलेटेड है, कुछ भी रिलेशन नहीं है उसका, वो इत्तेफाक हो गया कि दोनों का एक जैसा आया है ना, तो उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, लिख लो बेटा ये यहाँ तक। ये फॉर्मूला रिलेशन जो आपने देखा, रेशियो जो आपने देखा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई वाला रिलेशन। तो ये जो तामझाम किए थे आपने, पहले कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिखे, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए, है ना, और फिर उसके बाद उसमें मासेस सेम लिए, U2 की वैल्यू 0 लिए, फिर वहाँ से इक्वेशन की वैल्यू उठा के ये डाले, और ये सब करे ये सिर्फ इसलिए ताकि अपन ये साबित कर सके कि V1/V2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। वो सारा प्रोसीजर सिर्फ समझने के लिए है, और याद रखने वाली चीज़ ये है। हो गया बेटा। आगे जो हमको स्टडी करना है इसी के अंदर, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो ये कौन सा, अब मैं देखो इस बार जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देख रहा हूं मैं पूरे सिस्टम का देख रहा हूं। पिछले टॉपिक में इलास्टिक कोलिजन में, है ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, वहां पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का देखा गया था। गौर से सुने बात को। हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले और सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है ना। फर्क किसकी काइनेटिक एनर्जी में आता है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स के। प्रोजेक्टाइल जो आ रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, टकराने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। तो आपने जो पूरा काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, वो जो फॉर्मूला डिराइव किए थे वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल का करे थे आपने, यानी एक सिंगल ऑब्जेक्ट का, सिंगल बॉडी का। मगर अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं वो सिंगल बॉडी का नहीं है,
ये पूरे सिस्टम का है। हमको मालूम है कि यहाँ जब बॉडीज टकराने से पहले जो पूरी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी, टकराने के बाद एग्जैक्टली वही काइनेटिक एनर्जी होने वाली नहीं है, क्योंकि ये कोलिजन कैसा है, इनइलास्टिक है ना। रेहान इधर ध्यान देगा, यूं घसने से कुछ नहीं होने वाला है ना, दिमाग को घसो यहाँ पे, ठीक है। तो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है टकराने से पहले वो ज़्यादा थी, टकराने के बाद कहीं ना कहीं वो गायब हो गई, हीट के फॉर्म में गायब हुई होगी। हीट के फॉर्म में होती है, आवाज़ के फॉर्म में गायब होगी। जैसे मुझे एक बात बताओ, आवाज़ जनरेट करने के लिए, स्पार्क जनरेट करने के लिए, हर किसी चीज़ के लिए आपको क्या लगती है, काइनेटिक एनर्जी लगती है, सॉरी एनर्जी लगती है, मतलब सिंपली कहा जाएगा। अब जब तुम सादा सीधा कैरम बोर्ड भी खेलते हो, तो जब तुम ऐसा स्ट्राइकर से गोटी को हिट करते हो, टक करके आवाज़ आती कि नहीं आती, साउंड जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो जब आपका वो दो गोटियाँ जब आपस में टकरा रही थी, तो वो भैया वहाँ पर जो एनर्जी वो थोड़ी सी आवाज़ के फॉर्म में रिलीज होगी, तो एग्जैक्ट वही एनर्जी मेंटेन नहीं थी। वैसे अगर आप जैसा मान लो पूल और स्नूकर्स खेलते हैं या बिलियर्ड बोर्ड्स खेलते हैं, बिलियर्ड उनका कॉमन वर्ड है ना, पूल जो आता है, पूल मालूम है ना, डंडी से बॉलों को मारते हैं ऐसा, तो आप ऐसा तड़ गए, आप देखते जब दो बॉल्स आपस में टकराते पूल के, तो आवाज़ आती है ना, टक करके एकदम, है ना। अगर बहुत ज़्यादा जोर से अगर मारे तो भैया वो स्पार्क भी जनरेट हो सकता है ना। हाँ बस वैसी चीज। हाँ तो अब भाई ऐसा है कि हमने क्या देखा कि ये जो साउंड आया और अगर मान लो स्पार्क आया, वो कहाँ से आया, तो बोले वो जो दोनों आपस की जो काइनेटिक एनर्जी है, तो बोले वो काइनेटिक एनर्जी का हल्का सा लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड लाइट। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स थे इनइलास्टिक कोलिजन के थे। तो हम कहेंगे कि सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है टकराने से पहले वो ज़्यादा था और टकराने के बाद वो क्या था, कम था। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसको डेल्टा के से दिखूंगा, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब ये हो जाएगा हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाता है। अब करना क्या है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको भैया वो जो पहले अपन ने यहाँ लिखे नहीं थे एक बड़े से इक्वेशन, वो पूरा v1 और v2 का बड़ा बड़ा फॉर्मूला आया था, वो v1 का फॉर्मूला उठा के इसमें डालोगे, उसका स्क्वायर करोगे, है ना, v2 का फॉर्मूला डालोगे उसमें से उठा के इसका स्क्वायर करोगे, फिर चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई वो सब करके आपको कॉमन चीज़ों को बाहर निकाल के आंसर आएगा। बट इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना है, तो इसीलिए आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं आप पर रहम खाते हुए। इसका ये आएगा हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में u1 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, यस आएगा, सॉरी u1 माइनस u2 होल स्क्वायर, माई मिस्टेक, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, यस आएगा। तो ये इक्वेशन याद रखना है, हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। बोलो क्या फॉर्मूला है, हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। फिर से बोलो क्या फॉर्मूला है, हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन, सॉरी नॉट अपॉन, मल्टीप्लाई बाय u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। वंस अगेन हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। आया समझ में। और यही फॉर्मूला आपको कोएफिशिएंट, सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का भी आंसर दे देता है आपको। बोले कैसा, अगर मुझे मालूम है कि ये खेल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में भी रिपीट होता है, मतलब क्या, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में भी क्या होता है, जब जो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, लॉस होता है और बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर ऐसी बात है तो वहां पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल करना है, हमको मालूम होना चाहिए कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना। तो अगर मैंने E की वैल्यू 0 डाल दिया तो बचेगा क्या, हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन।
आया समझ में आपको, है ना, इस तरह से लिख लो। और वही देखो, अगर ये ई की वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ई की वैल्यू 1 होती है ना। अगर मैं ई की वैल्यू 1 डाल दूँ, देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही 0। और हमको मालूम है कि इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। ठीक है, इधर का पार्ट हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट सभी का हो चुका है ना। परफेक्टो भाई, बेहतरीन। One sphere collides with another sphere of same mass at rest inelastically. Okay. Yes, correct. If the value of the coefficient of restitution is 1/2, the ratio of the speeds after collision will be. देखो यहाँ मासेस सेम बोला हुआ है और टारगेट को भी रेस्ट पर बोला गया है। दो कंडीशन होती है ये फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला हमेशा नहीं लगा सकते आप, इसको लगाने की शर्तें हैं, दो शर्तें। पहली शर्त तो क्या है, टकराने वाले दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल और टारगेट का मास सेम होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, टारगेट रेस्ट पे होना चाहिए, टारगेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या दी गई है, तो इट इज़ गिवन एज 1/2। Therefore V1 upon V2 is equals to 1 minus 1/2 upon 1 plus 1/2। 1 minus 1/2 कितना होता है, 1/2, और ये कितना होता है 3/2। ये 2 गया, ये 2 गया। Therefore V1 upon V2 is equals to 1/3। ये वाला हो गया पार्ट, ये हो गया।
the ratio of masses of two balls is 2:1, and before collision the ratio of their velocities is 1:2 in mutually opposite direction. In mutually opposite direction. Full stop. After collision, each ball moves in opposite direction full stop. If E equals to 5/6, the ratio of speed of each ball before and after collision would be. First option 5/6 times. Second option equal. Third option not related. Last option double of first ball and half for the second. अमजद, चल देखो इधर. The ratio of the masses of the two balls is 2:1. दो बॉल्स आपस में जो टकरा रहे हैं उनके मासेस का रेशियो 2:1 है. सॉल्यूशन में हम लेंगे दो बॉल्स हैं, उनके मासेस का रेशियो 2:1 है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इफ m2 इक्वल्स टू m देन m1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? ट्वाइस m. अगर m2 की वैल्यू को आप m बोलते हो तो m1 की वैल्यू को आप क्या कह सकते हो? ट्वाइस m कह सकते हो. अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या? बिफोर कोलिजन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज इज 1:2 इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन. म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ u1/u2 इज इक्वल्स टू -1/2, है ना. अब आप ये बता सकते हैं कि मैंने माइनस साइन क्यों लगाया यहाँ पे? डायरेक्शन उनका अपोजिट है. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि u2 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ u1, है ना. u2 को क्या लिख सकते हो आप? -2 टाइम्स ऑफ u1 लिख सकते हो. तो अगेन मैं लिखूंगा कि भैया अगर u1 को मैंने u दे दिया नाम, तो u2 को मैं क्या नाम दे सकता हूँ? -2 टाइम्स ऑफ u लिख सकता हूँ. ठीक है. टकराने के बाद दोनों के दोनों अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. तो वो कह रहा है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 5/6 है तो उन दोनों के द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ईच बॉल विल बी. तो उनके स्पीड का रेशियो क्या रहेगा आपको वो पता लगाना है. आफ्टर कोलिजन ईच बॉल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगर मैं लिखूंगा थोड़ी देर के लिए v2 इज इक्वल्स टू, अगर मान लो, या v1, चलो ठीक है, चलो फॉर्मूले में देख लेते हैं अपन.
हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। क्या इस चीज़ से मेरा आंसर आ जाएगा क्या? नहीं, मेरे पास क्योंकि v2 और v1 की वैल्यू नहीं है, तो v2 और v1 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा फिर। तो देखो बेटा, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यहाँ से रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे, आप सोच रहे होंगे सर वो v1 अपॉन v2 वाला फॉर्मूला लेते हैं ना, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मासेस सेम नहीं है पहली बात, तो टारगेट भी रेस्ट भी नहीं है, तो दोनों भी जो कहा जाएगा उसके जो कंडीशन से शर्तें हैं वो फॉर्मूले लगाने की, वो तो हो ही नहीं रहे ना। वो फॉर्मूला जो हम लोग ने देखे थे, ये वाला 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई वाला फॉर्मूला, वो सिर्फ और सिर्फ तभी लगाया जा सकता है जब मासेस सेम हो, टारगेट रेस्ट पे हो। ना मासेस सेम है ना टारगेट रेस्ट पर है, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जाहिर बात है इसके बाद बचता क्या, तो फिर ये फॉर्मूला बचता कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, E इज इक्वल्स टू v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2, है ना। अब ऐसा है कि चलो E की वैल्यू तो आपको मालूम है 5/6, u1 और u2 का रिलेशन मालूम है आपको, मगर करेंगे कैसा? तो भाई प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी यहाँ पर कि v2 और v1 का क्या रिलेशन है, उनकी क्या वैल्यू है, वो हमको पहले निकालना पड़ेगा। बोले वो कैसे निकालेंगे, तो दिखाते हैं आपको, देखो, है ना। आपको सबसे पहले उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 वेक्टर u1 प्लस m2 वेक्टर u2 इज इक्वल्स टू m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2। अब वेक्टर लिखने का मकसद क्या है? डायरेक्शंस को ध्यान में रखना है, क्योंकि इनके डायरेक्शंस थोड़े से उलट पुलट आ रहे हैं इस बार, ठीक है। अब अगर मैं कहूँगा कि m1 वेक्टर u1, m1 कितना है, तो बोले m1 है ट्वाइस ऑफ m, और वेक्टर u1 कितना है, तो बोले u1 है आपका u। मान लो जो इसकी वेलोसिटी है मैं उसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेता हूँ, क्योंकि भाई मान लो कि आपका m1 इस तरफ जा रहा है टकराने से पहले विथ वेलोसिटी u1, और m2 इधर जा रहा है, उसके करीब जा रहा है विथ वेलोसिटी u2। तो m1 के जगह मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ m, u1 के जगह लिखा u। अब मैं यहाँ लिखूँगा माइनस m2 के जगह लिखूँगा m, और u2 की जगह क्या लिखूँगा? ट्वाइस ऑफ u। u2 की जगह लिखूँगा ट्वाइस ऑफ u। अब ये माइनस डाला मैंने, वेक्टर u2 की वैल्यू है ना माइनस ट्वाइस ऑफ u, इसीलिए माइनस ट्वाइस ऑफ u आया। अब रहा बात m1 वेक्टर v, m1 की वैल्यू अगेन कितनी है? ट्वाइस ऑफ m वेक्टर v1। m2 की वैल्यू कितनी है? तो बोले वो है ट्वाइस ऑफ, नॉट ट्वाइस ऑफ, जस्ट m वेक्टर v2। अब देखो बेटा यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको, ये कैंसिल हो गया, 0 ट्वाइस ऑफ m वेक्टर v1 प्लस m वेक्टर v2। m वेक्टर v2 को ला लो इधर, m वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ m वेक्टर v1। m और m क्या हो जा रहा? कैंसिल हो जा रहा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर v1। चलो इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर, कुछ तो भी एक नाम दे दो उसको, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर v2 और v1 का मुझे मिल गया रिलेशन। अब ऐसा है बेटा कि मैं करने वाला क्या हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला फिर से लिखने वाला हूँ मैं, मगर इस बार वैल्यूज़ के साथ। तो E इज इक्वल्स टू, है ना। अब अगर चलो मुझे v1 की वैल्यू चाहिए, तो v2 की जगह क्या लिखूंगा मैं? माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर v1। तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v1 अपॉन वेक्टर u1 की वैल्यू क्या है? वेक्टर u1 की वैल्यू है, कितनी थी u1 की वैल्यू? प्लस u है ना, तो ये हो जाएगा प्लस u माइनस वेक्टर u2 की वैल्यू क्या है? माइनस ट्वाइस ऑफ u। तो यानी कि एक मिनट रुको, u1 की वैल्यू है प्लस u और वेक्टर u2 की वैल्यू है माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर u। या फिर बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर भी सिम्बॉल्स दे दूँ,
तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, वेक्टर u2 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर, हाँ तो u1 को मैंने डाला u वेक्टर u और u2 को डाला मैंने -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर u। तो e इज इक्वल्स टू, ई की वैल्यू कितनी है बेटा 5/6 और ये हो जाएगा -3 टाइम्स ऑफ वेक्टर v1 अपॉन ये हो जा रहा है 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर u, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर u। अच्छा 3 और 3 कैंसिल हुआ, फिर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर वेक्टर v1 इज इक्वल्स टू -5/6 टाइम्स ऑफ वेक्टर u। इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे e की वैल्यू डाला 5/6, इन दोनों को सॉल्व किया, ये 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर u हो गया था, मगर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर भी -3 आ रहा था, तो मैंने 3 को इधर ले गया, वेक्टर v1 इज इक्वल्स टू फिर क्या आया -5/6 टाइम्स ऑफ वेक्टर u। इक्वेशन नंबर ये आ गया 3। अब अपने को इसी तरह से निकालना है v2। v2 कितना है आपका, ये डबल है आपका किसका, वेक्टर v1 का। फ्रॉम टू वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर v1, यानी -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर v1 कितना है बेटा, -5/6 टाइम्स ऑफ वेक्टर u। तो वो कुछ हो जाएगा आपका 5/3 टाइम्स ऑफ वेक्टर u। ठीक है, ये आ गया 5/3 टाइम्स ऑफ वेक्टर u। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 4, ये 5/3 आ गया। अब अपने को क्या चाहिए था, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ द बॉल। तो 5 एक वेक्टर v1 अपॉन वेक्टर v2 चाहिए मुझे। तो वेक्टर v1 अपॉन v2 क्या आ रहा है, -5/6 टाइम्स ऑफ वेक्टर u और -5/3 टाइम्स ऑफ वेक्टर u। मगर ये तो आंसर गलत आ रहा है, कैंसिल कैंसिल, और यही तो निकल गया था रेशियो ऑफ स्पीड्स 1/2 अपने को चाहिए था। तो मतलब इतना लंबा चौड़ा घूम के आए और पता चला अपने को आंसर ही गलत है। फिर से देखो कहाँ गड़बड़ हुई भाई, यहाँ रिलेशन पता चल गया v2 अपॉन ट्वाइस ऑफ v1। द रेशियो ऑफ ईच बॉल आफ्टर कोलिजन वुड बी, अच्छा द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ईच बॉल, मतलब अपने को देखो यहाँ सुनो, इधर यहाँ निकालना असल में क्या है, v1 अपॉन u1 एंड v2 अपॉन u2 निकालना है। द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ईच बॉल, ये तो आ चुका ना यहाँ पर ही। देखो v2 अगर आप देखेंगे थोड़ा सा उसमें फ्रेमिंग में गलत है क्वेश्चन के। अगर मैं यहाँ देखूँ टारगेट और प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का रेशियो तो यहीं आ चुका है ना। v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ऑप्शन में दूर दूर तक के नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ है कि वहाँ पे 1/2 कहीं नहीं है ना बिल्कुल भी। तो उसने असल में क्या बोला, रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल की स्पीड का रेशियो, इनिशियल स्पीड मतलब फाइनल स्पीड अपॉन इनिशियल स्पीड, ये v1 अपॉन v2, v2 अपॉन u2, ये पूछा है उसने आपसे। अब वो कैसे निकालेंगे, एक मिनट को। तो ये तो आ रहा आपका, ये रिलेशन आ गया v2 का -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर v1। और अगर सपोज करो मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिखता हूं, फ्रॉम 1 e इज इक्वल्स टू वेक्टर v2 के जगह लिखूंगा मैंने -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर v1, और v1 के जगह जस्ट v1 रहने दूंगा, माइनस ऑफ वेक्टर v1 अपॉन वेक्टर u1 माइनस u2। वेक्टर u1 के जगह वेक्टर u1 रहने दो, और u2 के जगह मैं डाल दूंगा -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर u1। और चलो अब देखते हैं वैल्यू, e की वैल्यू डालोगे आप तो वो आएगा 5/6 इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स ऑफ वेक्टर v1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर u1। ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। Therefore वेक्टर v1 अपॉन वेक्टर u1 इज इक्वल्स टू -5/6, या फिर आप कहेंगे v1 अपॉन u1 असल में आ चुका है 5/6। ये था वो पूछा हुआ, ये आंसर पहले भी आ चुका था, अपन आगे निकल गए थे है ना, कुछ और निकालना सोच के।
देखो इधर, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, वो जो फॉर्मूला था v2 माइनस v1 में मैंने v2 की जगह ये वैल्यू डाल दिया -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर v1। अब -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v1 मिलाकर क्या बना, -3 टाइम्स ऑफ वेक्टर v1। और u1 माइनस u2 की जगह मैंने क्या डाला कि भैया u1 माइनस u2 की जगह क्या लिखा मैंने, -2 टाइम्स ऑफ u1, क्योंकि वहां पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये वैल्यू देखा कि 3 आ रही, कैंसिल किया, वेक्टर v1 अपॉन वेक्टर u1 आ चुका है -5/6, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5/6, है ना। तो ये आ गया आपका रेशियो ऑफ दैट पार्ट। और जैसे कि फिर उसके बाद अगर मुझे v2 अपॉन u2 निकालना रहा तो क्या, एंड v2 अपॉन u2 इज इक्वल्स टू, देखो v2 का रिलेशन मैं जानता हूं, v2 क्या है तो बोले वो 2 टाइम्स ऑफ v1 है, v2 क्या है 2 टाइम्स ऑफ v1 है, और u2 क्या है बोले वो भी 2 टाइम्स ऑफ u1 है। v2 क्या है 2 टाइम्स ऑफ v1 है, और v2 क्या है u2 क्या है वो भी 2 टाइम्स ऑफ u1 है। तो आपका ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब v2 अपॉन u2 का वही रिलेशन आने वाला है जो v1 अपॉन u1 का आएगा, यानी कि 5/6। तो देखो इस तरह से हमारा ये रिलेशन आया दोनों का, v1 अपॉन v2 का। देख लो फिर से एक बार, यहां मासेस का रेशियो दिया हुआ है 2:1, उससे पता चला m2 अगर मैं m पकड़ूंगा तो m1 को ले लो ट्वाइस m, u1 माइनस u2, u1 अपॉन u2 इज -1/2, तो मैं u2 को लिख सकता हूं -2 टाइम्स ऑफ u1, है ना। इसका काम नहीं है, ये जो अपन ने लिखे थे तो ये इसका काम नहीं आ रहा, वो u लिखकर अपन ने किए थे, छोड़ दो, उसका कोई रोल नहीं आ रहा इतना खास, या फिर रहने दो क्योंकि यहाँ u लिखा मैंने। अब देखो यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू देखें, फॉर्मूला देखेंगे v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो ठीक है, आपको v1 अपॉन u1 चाहिए, ये v1 अपॉन u1 और v2 अपॉन u2 चाहिए। तो जब आपको v1 अपॉन u1 और v2 अपॉन u2 चाहिए तो भैया आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करेंगे। मैंने इस बार खास तौर से वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि इस बार जो डायरेक्शंस हैं उनके कैसे हैं, थोड़े से अलग अलग है। तो चलो लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। फिर आपने क्या देखा, m1 को ट्वाइस m, u1 को u, और इसका u2 की वैल्यू को मैंने -2 ऑफ u लिखा है, तो फिर m2 को m और -2 ऑफ u, और m1 को फिर अगेन ट्वाइस m, v1 जैसी की वैसी, v2 जैसी की वैसी, m2 को m लिख दिए। हम जानते हैं कि इनमें से क्या है कि भैया ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्यों LHS पूरी तरह से 0 हो जा रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ट्वाइस ऑफ m वेक्टर v1 प्लस m वेक्टर v2। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भैया आपने m वेक्टर v2 को इधर लाया तो यहाँ माइनस साइन आ गया, m और m कैंसिल हुआ, तो इनका रिलेशन पता चल गया कि वेक्टर v2 इज इक्वल टू -2 ऑफ वेक्टर v1। फिर इक्वेशन नंबर 1 में मैंने v2 की वैल्यू डाला जो कि -2 ऑफ वेक्टर v1 है, v1 की वैल्यू डाला जो कि सिर्फ जैसी की वैसी है, u1 जैसे की वैसी, u2 की जगह उसकी वैल्यू डाला जो कि -2 ऑफ वेक्टर u1 है। तो मैंने ये देखा कि भैया ये कैलकुलेशन क्या हो जा रहा है, -3 टाइम्स ऑफ वेक्टर v1 और +3 टाइम्स ऑफ वेक्टर u1, 3 कैंसिल हुआ, वेक्टर v1 अपॉन वेक्टर u1 इज इक्वल टू -5/6, तो v1 अपॉन u1 इज इक्वल टू जस्ट 5/6। अब ऐसा है कि v2 अपॉन u2 क्या आएगा, बोले ट्वाइस ऑफ v1 अपॉन ट्वाइस ऑफ u1 ही होता है वो, तो मतलब जो v1 अपॉन u1 का रिलेशन है वही v2 अपॉन u2 का रिलेशन है, जो कि क्या है 5/6। अच्छा क्वेश्चन था, लिख लो, लिख लो फटाफट। क्वेश्चन लिखना सभी का हो चुका होगा ना, उधर का पार्ट हो गया राइट साइड का, ये वाला कर लोगे आप इजीली।
चलो ये आपका एज अ न्यूमेरिकल है. देन डिटरमाइन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन. ठीक है, ये दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है. यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कैलकुलेट करना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी आपको कैलकुलेट करना है. आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लो एक बार. अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम. तो प्रोजेक्टाइल और टारगेट दोनों का मास आपको दिया गया है ना. प्लस आपको ये बताया गया है कि प्रोजेक्टाइल की इनिशियल स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड थी, टारगेट की इनिशियल स्पीड क्या रहेगी 0, क्योंकि वो स्टेशनरी है. तो आपको कहा है उसने कि भैया आप पता लगाओ अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है तो आप पता लगाओ कि भैया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या आएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन क्या आएगा. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. चलिए बताइए मुझे क्या आएगा आंसर. आई वॉन्ट ऑल दी आंसर्स फ्रॉम यू. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आ रहा, फॉर्मूला क्या है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, क्या फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2. जनरल फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का. आप वो वाला मत लगाओ v1 अपॉन वी2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, वो नहीं लगता यहाँ पर. भले टारगेट स्टेशनरी है मगर मासेस सेम है क्या यहाँ पे, नहीं ना, तो वो नहीं लगेगा. तो बेसिक फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वो देखो क्या है, v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2. बेसिक फॉर्मूला. आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दिया, मतलब क्या दिया हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी. अपना अपने देखो, जो लग रहा है दिल से बोलो, ऐसा छुप के मत बैठो अंदर. कई लोगों के आंसर सही होते हैं. बोलो फिर से, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन म्हणजे काय, क्या दिया हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. मैंने बताया था आपको जब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के मैंने डेफिनेशन बताया था तभी बताया, v2 माइनस वी1 है आपको दिया हुआ. तो डायरेक्ट उसने v2 माइनस वी1 की आपको वैल्यू दे दिया उसने. और वो कितनी दिया उसने, हाँ 2 मीटर पर सेकेंड. चलो 2 मीटर पर सेकेंड है. करो सॉल्व, बताओ क्या आएगा आंसर. क्या आएगा शाह, बताओ आंसर क्या आएगा. तो उधर ट्राई करो. 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2, दैट्स करेक्ट. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कितने, कितना, तो भाई अगर हम लोग देखेंगे 12/5 नहीं, आई थिंक सो. सबसे पहले तो देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको.
कितना होता हो? 36/5 की वैल्यू बताओ कितनी आती? 7.2 है ना, दैट्स द आंसर, 7.2 जूल्स। m1 3 किलोग्राम, m2 2 किलोग्राम। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू क्या है आपको, 2 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2 होता है, ये याद रखो भाई, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्या? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना, रिलेटिव रिश्तेदार, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना, बंटवारा करने वाले रिश्तेदार, ठीक है। तो भैया अब हम लोग कहेंगे वो क्या होता है, v2 माइनस v1। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो रिश्तेदार जो जोड़ पैदा करते हो, u1 माइनस u2। सच में ऐसा नहीं है रे भाई, मैं याद रखने के हिसाब से बोल दिया बस। बोले अच्छा रिश्तेदारों के बारे में यहाँ पे, है ना, ये भी है कि बोले अच्छा अच्छा, वो बोले E इज इक्वल्स टू, फिर हम लोग कहेंगे, सॉरी हमको क्या चाहिए, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, 2 अपॉन u1 माइनस u2 कितना हो गया बेटा, निकालना है ना, नहीं 4, अच्छा 4 माइनस 0, हाँ, u1 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और आपको u2 की वैल्यू 0 दी गई है, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। और इधर ध्यान दो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, 1 माइनस ई अपॉन u1 माइनस u2 ना, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेट करके, हाफ ऑफ m1 इंटू m2 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2 और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। u1 कितना था बेटा आपका, 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4, तो u1 माइनस u2 म्हणजे काय आपका 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाना चाहिए। कितना बताया था, रेशियो कितना था, 36/5, वो 36/5 आएगा, जिसको आप 0.72 जूल्स कह सकते हैं, सॉरी 7.2 जूल्स, नॉट 0.72, 7.2 जूल्स कह सकते हैं, इसको आप 7.2 जूल्स कह सकते हैं। आया समझ में आपको, ठीक है। ऑलमोस्ट अपना लेक्चर का टाइम ही हो गया, डीपीपी जो अपनी बाकी थी वो आज डिस्कस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कल अपन उसको पहले डीपीपी डिस्कस कर लेंगे, फिर बाद में लेक्चर देखेंगे, है ना, क्योंकि वो टाइम मेरे को लगा तुमने 10 के 10 मार्क करवा दिए ऑलमोस्ट, तो फिर टाइम अच्छा खासा लग जाएगा उसको, है ना। तो देखो बेटा, जितना हो सके ना खुद ही किया करो, खेल खेल में मत किया करो ऐसा डीपीपीस का, भले ही कोई आप लोग सीरियसली नहीं कर रहे मगर दूसरों का टाइम पास हो जाता है उसके अंदर। ऑनेस्टली है, अगर सबका ऐसा आया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो बंदे ने ट्राई किया था, उसको नहीं जमा था, तो मजबूरन आ गया सारे के सारे, ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। मगर आपने सॉल्व ही नहीं किया, बस आपको ज़बरदस्ती आपने मार्क करवा दिए उसके अंदर, तो अब ज़बरदस्ती एक पीरियड का लॉस होगा। अब वो ऐसे ही करते करते एक एक पीरियड करते करते पूरा पोर्शन डिले होता। इसलिए कई जगह पे तो डीपीपी सॉल्व भी नहीं कराते, कि मालूम है उसमें टाइम पास बहुत हो जाता है। टाइम पास तो नहीं होता, वो मतलब टाइम का लॉस बहुत हो जाता है ना। मगर एक बात है, मुझे मालूम है कि एसेंशियल है अच्छे रिजल्ट्स के लिए, तो इसीलिए हम करा रहे डीपीज आपको, तो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें।